नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हमारे ऑनलाइन मंच पर। मित्रों, आज की कक्षा में हम हिंदी का एक नया विषय लेकर आए हैं और उस विषय का नाम है वाक्य। शब्द लगभग हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद शब्द के बाद जो पढ़े जाने वाली इकाई है मित्रों, वो होती है वाक्य। आज हम वाक्य के संदर्भ में जानेंगे कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, कैसे वाक्यों की रचनाएं होती हैं। उन सभी पहलुओं पर आज जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइएगा, सबसे पहले हम वाक्य के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो आज जो चर्चा होने वाली है मित्रों, वो है हमारा जो विषय है वो है वाक्य। जानते हैं वाक्य क्या है, वाक्य विचार या वाक्य विन्यास क्या है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बात निकल कर आती है कि वाक्य होता क्या है, किसे कहते हैं वाक्य। तो ध्यान देना, इससे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले जो भाषा की न्यूनतम इकाई होती है, आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्ण ऐसी इकाई है जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे ही हम दो या दो से अधिक वर्णों को सार्थक समूह के रूप में जोड़ते हैं, तो मित्रों यहाँ से जो इन दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, इसी को कहा जाता है शब्द। अर्थात वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और जब भाषा की न्यूनतम इकाई के बारे में बात करेंगे तो वर्ण ही होता है। वर्ण अर्थात जो मौखिक भाषा का लिखित रूप होता है या फिर मुख के अंदर से जो ध्वनि निकल रही है, उसका जो चित्रात्मक रूप होता है, उसी को हम वर्ण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलेंगे और किस क्रम में मिलेंगे, तो सार्थक क्रम में मिलेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इतनी बात हर कोई जानता है, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान देना, शब्द वर्णों का मिलना शब्द तब तक नहीं कहलाएगा जब तक वो सार्थक नहीं होगा। जैसे ही सार्थक हो जाएगा, अर्थात कोई अर्थ देने लगेगा, तो उसी को हम शब्द कहते हैं। अब जब शब्दों के बारे में बात करेंगे तो शब्दों के हमें अर्थ तो प्राप्त होते हैं, परंतु शब्दों से कोई भी भाव निकल कर नहीं आता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम सार्थक समूह के रूप में जोड़ते हैं, अर्थात इनको सार्थक समूह के रूप में स्थापित करते हैं, तो ध्यान देना, वही आपका क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक शब्दों का जो सार्थक समूह होगा, ध्यान देना यहां पर भी समूह होगा, परंतु वो सार्थक होना चाहिए। ऐसा समूह ना हो शब्दों का कि जिससे कोई भाव ना निकल रहा हो या जिसका कोई अर्थ ही ना निकल रहा हो, तो उससे तो ध्यान देना वाक्य नहीं कहा जाएगा। क्योंकि वाक्य का कोई ना कोई अपना एक भाव निकलेगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, जब आपके जो है वर्णों का, आपके जो है शब्दों का सार्थक समूह होगा, तो उसी को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर यहाँ लेते हैं, मैंने एक शब्द लिया है राम, तो ध्यान दीजिएगा ये केवल आपका एक शब्द है। अगर मैं बात करूं पत्र, तो यह भी एक शब्द है। अगर मैं बात करूं लिखता, ये भी एक शब्द है, और ये भी एक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शब्द बन जाएगा। तो ये जो क्रम है, तो वाक्य का लिखने का यही क्रम है। क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदी के अंतर्गत यदि हमें वाक्य की रचना करनी है, तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो कर्ता लिखा जाएगा, उसके बाद ध्यान देना कर्म लिखा जाएगा, उसके पश्चात क्रिया लिखी जाएगी। यही वो सार्थक समूह है शब्दों का। इस वाक्य के अंतर्गत हमने कई सारे शब्द रखे हुए हैं, और आप जानते हैं कि शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उन्हीं को पद कहा जाता है। जब तक वो स्वतंत्र रूप में प्रयोग होगा तब तक शब्द कहा जाएगा। जैसे ही शब्दों को हम वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं तो वे शब्द ही आपके पद कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इन पदों को हमें इस प्रकार से रखना है कि इनका कोई निश्चित अर्थ भी निकले। अर्थात कर्ता को पहले रखेंगे, कर्म को उसके पश्चात रखेंगे, फिर क्रिया को रखेंगे। कर्ता का जो भी विस्तार होगा वो यहाँ रखेंगे, इसका जो विशेषण है या किसी से संबंध बताया जाएगा वो यहाँ रखेंगे। कर्म का जो भी विशेषण होगा या फिर इसका जो भी संबंधवाचक होगा वो यहाँ पर रखा जाएगा, और क्रिया का जो विशेषण होगा या क्रिया से संबंधित कोई भी अन्य जो है मतलब यहाँ पर तथ्य अगर रखना होगा वो इसके मध्य में रखा जाएगा। इसी को अगर मैं ऐसे लिखता कि सबसे पहले लिखता कि लिखता राम
है पत्र। तो ध्यान दो, शब्द तो मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं और जो शब्द ऊपर लिखे थे वही यहाँ पर भी प्रयोग किए हुए हैं, परंतु इन शब्दों का यहाँ पर सार्थक क्रम नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसे वाक्य नहीं माना जाएगा, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। ये ऐसा शब्द समूह है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, और ऐसा शब्द समूह जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि शब्द सार्थक समूह का मतलब है कि इनकी जो स्थिति है वो ठीक वहीं पर होनी चाहिए जो व्याकरणिक रूप से इनका स्थान है, तभी ये अपना अर्थ दे पाएंगे, अन्यथा ध्यान देना अर्थ उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब हम क्या करेंगे कि शब्दों को एक सार्थक समूह के रूप में स्थापित करेंगे तो उसी को व्याकरण में क्या कहा जाएगा, ध्यान देना, वाक्य कहा जाएगा। और वाक्य जो है भाषा की इस आधार पर सबसे छोटी इकाई है जो भाव उत्पन्न करता है, क्योंकि ध्यान देना इससे पहले हमने देखा था कि शब्द जो है वो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि वर्णों के कोई अर्थ नहीं होते, वर्ण आपस में मिले तो शब्द निकला और शब्द से ही अर्थ निकलना शुरू होता है। शब्दों के अर्थ निकलते हैं परंतु भाव नहीं निकलते हैं। भाव का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात कही गई तो उसको हम पूरी तरह से समझ पाए। तो शब्दों से हम कोई भी बात नहीं समझते। भाई अगर मैंने कहा पत्र तो केवल इतना समझ में आया कि पत्र किसी एक वस्तु के बारे में बात हो रही है। मैंने कहा कि राम तो केवल ये पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। मैंने कहा लिखता तो ध्यान देना केवल इतना पता चल रहा है कि किसी क्रिया के बारे में बात हो रही है। जब तक इन शब्दों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाएगा तब तक केवल अर्थ ही समझ में आएगा, अगला आदमी कहना क्या चाह रहा है ये भाव समझ में नहीं आएगा। परंतु जैसे ही इनको एक समूह के रूप में बोलेगा कि राम पत्र लिखता है तो पूरी बात मतलब हमारे जो है समझ में आ जाएगी कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। तो इन शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वो वाक्य होता है। वाक्य जो है भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, या फिर छोटी इकाई कहो या फिर बड़ी इकाई भी आप इसी को कहेंगे, क्योंकि वाक्य के बाद ध्यान दीजिएगा भाषा का कोई इकाई नहीं रहती है, क्योंकि दो या दो से अधिक वाक्य जैसे ही आपस में मिलेंगे तो भाषा की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि वाक्यों के मिलने से ही भाषा उत्पन्न हो जाती है। तो ये वाक्य जो है भाषा की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई है। किसके आधार पर? भाव के आधार पर। अर्थ के आधार पर पूछे तो शब्द सबसे छोटी इकाई, भाव के आधार पर पूछे तो वाक्य सबसे छोटी इकाई। और ध्यान दीजिएगा अगर पूछे कि तो केवल इतना पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वो वर्ण या ध्वनि होती है। मूलतः मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ध्वनि का ही लिखित रूप जो चित्रात्मक रूप होता है वो आपके वर्ण होते हैं। तो इस बात को आपने ध्यान देना है। अब हम जानते हैं कि ये वाक्य होते कितने प्रकार के हैं। इनके अगर प्रकार की बात करें इतना तो हमने जान लिया कि वाक्य जो है शब्दों का वो समूह है जहां से कोई अर्थ प्रकट होता हो या फिर कोई भाव प्रकट होता हो, वो वाक्य कहलाता है। अगर इसके हम बात करते हैं प्रकार की कि इसके प्रकार कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मूलतः हम वाक्यों को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो होता है आपका रचना के आधार पर और दूसरा आपका होता है अर्थ के आधार पर। अर्थात वाक्य मूल रूप से आपके दो भागों में बांटे जाएंगे। एक तो हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर, यानी कि इनकी रचना कैसे कैसे हुई है। एक इनके अर्थ के आधार पर है कि इनके अर्थ क्या क्या निकलते हैं और किस आधार पर, मतलब जब इनका कोई अर्थ निकल रहा होगा तो उसको क्या नाम दिया जाएगा। तो मूलतः दो आधार पर है। परंतु तीसरा अगर हम देखेंगे तो क्रिया के आधार पर भी इनका जो है ध्यान देना, क्रिया के आधार पर भी हम इनका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं वाक्यों का। तो एक भेद क्रिया के आधार पर भी है जिसे सामान्यतः हम जो है, जिसे मित्रों हम सामान्यतः क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वो वाच्य भी क्रिया के आधार पर वाक्य का ही एक भेद होता है। तो इस वाच्य की भी हम इसी के साथ चर्चा करेंगे, यानी कि वाक्य जब हम रचना के आधार पर लेंगे और उसके पश्चात हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे तो ये जो क्रिया के आधार पर अर्थात जो वाच्य होता है इसमें भी हम यहीं पर जिक्र करेंगे। क्योंकि वाच्य के अंतर्गत आप देखते हैं तो क्रिया के आधार पर हम जो है वाक्य की गणना करते हैं कि ये यहाँ पर कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान या भाव प्रधान है। तो वो सारा का सारा जो हम आकलन करते हैं वो क्रिया को देखकर करते, क्रिया के लिंग वचन के अनुसार ही ये निर्धारित करते हैं कि ये वाक्य किस प्रकार का है, कर्ता प्रधान का जो है वाक्य है या कर्म प्रधान का वाक्य है या फिर भाव प्रधान का वाक्य है। तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मित्रों आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वे इन दो प्रकार के वाक्यों पर चर्चा करने वाले हैं, रचना के आधार पर और आपका जो है अर्थ के आधार पर।
और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक रहता है वो है मित्रों रचना के आधार पर, जहां से प्रश्न अक्सर उठाए जाते हैं और जहां से कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहता है वो है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर ध्यान देना, ज्यादा कोई समस्या है ही नहीं, बड़े जो है सरल तरीके से उनका नाम देखकर ही पता चल जाता है कि ये कौन सा वाक्य है या फिर किस प्रकार का वाक्य है। परंतु जो समस्याएं विद्यार्थियों को आती है वो रचना के आधार पर जब हम भेद करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है। रचना के आधार पर मित्रों यहाँ पर हमारे जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें आप जानते हैं कि प्रथम जो होता है वो सरल या फिर साधारण वाक्य होता है। दूसरा आप जानते हैं कि संयुक्त वाक्य होता है, या तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है वाक्य, ध्यान दीजिएगा हम रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं सेंटेंस को, तो ध्यान दीजिएगा ये 3 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। जिस देखो जैसा यहाँ पर सरल वाक्य है अंग्रेजी में जिसे आप सिंपल जो है सेंटेंस कहते हैं, यहाँ पर संयुक्त आ जाएगा तो ये कंपाउंड हो जाएगा। मिश्र या मिश्रित यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होता है अंग्रेजी के अंतर्गत, ध्यान देना, उसी को यहाँ पर मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब इन पर हम एक एक पर चर्चा करेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है, कैसे उसकी पहचान करें, और संयुक्त और मिश्र वाक्य क्या होते हैं, कैसे इनकी पहचान की जाए। तो मित्रों सरल वाक्य में तो ज्यादा समस्या नहीं आती है, अक्सर जो कंफ्यूजन पैदा होता है छात्रों को वो इन दोनों के अंतर्गत होता है। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस तरह से जो है समझा सकूं कि आज के बाद इन दोनों के बीच में भी आपको कोई भी समस्या ना हो, और सरल वाक्य को भी थोड़ा गंभीरता से पढ़ेंगे हम, क्योंकि सरल वाक्य से संबंधित वो प्रश्न आज की तिथि में नहीं पूछे जाते हैं जिस तरह से हम जो है नॉर्मली पढ़ते, तो थोड़ा सा इसको भी गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए मित्रों जानते हैं, सबसे पहले हम सरल वाक्य के संदर्भ में पढ़ते हैं, उसके पश्चात हम जो है बात करेंगे वो संयुक्त वाक्य या फिर आपके जो है मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों वाक्य को पढ़ने से पहले, इन भेदों को पढ़ने से पहले एक अनिवार्य जो आपका यहाँ पर विषय रहता है वो वाक्य के भेद या फिर वाक्य के अंग रहता है, क्योंकि यहीं से निर्धारित हो जाएगा कि कौन सा वाक्य आपका सरल वाक्य, कौन सा संयुक्त है, कौन सा मिश्रित वाक्य है। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी हो जाता है कि वाक्य के वो मूल अंग क्या होते हैं। तो जब भी वाक्य के मूल अंग की बात करेगा तो वाक्य के अंतर्गत आप जानते हैं कि 2 इसके मूल अंग होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं उद्देश्य और एक जिसे कहा जाता है विधेय। मित्रों ये 2 समझना जरूरी है, वाक्य को समझने के लिए ये उद्देश्य और विधेय को समझना अति आवश्यक है। ये अगर आपने समझ लिए तो आप तुरंत जब भी आपको कोई वाक्य दिया होगा, पूछा जाएगा कि सरल संयुक्त या मिश्र कौन सा है, तो तुरंत देखते ही आप बता दोगे कि ये कौन सा वाक्य है। आइए मित्रों इनके संदर्भ में पहले जानते हैं कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। सिंपली अगर हम बात करेंगे तो वाक्य के अंतर्गत जो कर्ता होता है उसी को ध्यान दीजिएगा उद्देश्य कहा जाता है, और कर्ता के अलावा जो भी कुछ वाक्य के अंतर्गत दिया जाएगा वो मूलतः तो ध्यान दीजिएगा विधेय के अंतर्गत आपकी क्रिया आती है, परंतु अगर क्रिया का विशेषण है, कर्म है और कर्म का विशेषण है, वो सारी की सारी चीजें आपके विधेय के अंतर्गत आ जाती है। अर्थात वाक्य को जब हम 2 अंगों में विभाजित करते हैं तो एक अंग तो इसका कर्ता और कर्ता का विस्तार होता है, दूसरा कर्ता के अलावा जो कुछ भी वाक्य के अंतर्गत दिया गया है उसे विधेय कहा जाता है। या फिर सहज भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया होगा, जिसके बारे में कहा जाएगा कुछ, वो जो है ध्यान देना उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है उसे विधेय कहा जाता है। जैसा कि हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे, मैंने एक उदाहरण लिखा यहाँ पर कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। मित्रों सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में किसके बारे में बात की गई है, तो हर एक व्यक्ति का यह जवाब रहेगा कि जी यहाँ पर राम के बारे में बात की गई है। और दूसरा ये पूछा जाएगा कि राम के बारे में क्या बात की गई है, कि जी राम के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट खेलता है। तो सीधी सी बात आपको ध्यान देनी है कि जिसके बारे में वाक्य में बात की गई है वही आपके वाक्य का क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है।
यानी कि राम क्या है, उद्देश्य है। फिर हम देखेंगे कि इस उद्देश्य के बारे में कहा क्या गया है, क्या कथन कहा गया है वाक्य में जो है इस उद्देश्य के संदर्भ में। तो ध्यान देना, कहा गया है कि क्रिकेट खेलता है, तो ये जो क्रिकेट खेलता है ये पूरा का पूरा आपका क्या आएगा, विधेय के अंतर्गत आएगा। आप लोगों ने अगर विशेषण पढ़े होंगे तो विशेषण में भी हम उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण पढ़ते हैं, यानी कि जो कर्ता की जो विशेषता बता रहा होता है उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और कर्म या क्रिया की जो विशेषता बता रहा होता है उसी को विधेय विशेषण कहा जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिसके बारे में बताया गया है वाक्य में वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया गया है वो विधेय है। कुछ भी समझ में ना आए तो सामान्यतः ये ध्यान देना कि वाक्य के अंतर्गत जो कर्ता है, देखो यहाँ पर खेलना क्या है, क्रिया है। ये खेलने की क्रिया किसने की, राम ने। तो राम कौन हो गया, इस वाक्य का कर्ता हो गया। तो वाक्य का जो कर्ता होगा वही उद्देश्य कहलाएगा। और कर्ता के अलावा जो कुछ भी दिया हुआ है वो चाहे कर्म हो, कर्म विशेषण हो, क्रिया हो, क्रिया विशेषण हो, निपात हो, कोई भी कारक हो, वो सारी की सारी चीजें आपकी जो है विधेय के अंतर्गत आती है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि अगर कर्ता का विस्तार दिया जाए तो वो कर्ता विस्तार भी इसी के अंतर्गत जो है ध्यान दीजिएगा आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर कर्ता का विस्तार करता हूं, जैसे मैंने लिखा है कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को लंका में तीर से मारा। उदाहरण के तौर पर अगर ये वाक्य हमने लिखा है कि अयोध्या के नरेश या अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को लंका में तीर से मारा। मित्रों, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें उद्देश्य कौन है, तो उद्देश्य का तात्पर्य यहाँ पर सीधा सीधा किससे है, कर्ता से है। क्रिया क्या है, मारना क्रिया है, मारा है। तो ये जो मारना है ये क्रिया है। ये मारने की क्रिया किसने की, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर राम के द्वारा की जा रही है। भाई दशरथ के द्वारा तो नहीं की गई ना मारने की क्रिया, तो ये जो क्रिया की जा रही है वो राम के द्वारा। या फिर हम कहें कि इस वाक्य में बताया किसके बारे में जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि अयोध्या का जो नरेश है या राजा है दशरथ, उसके पुत्र की बात हो रही है। और अयोध्या नरेश के जो पुत्र का नाम वो क्या है, राम है, यानी कि राम के बारे में बात हो रही है। फिर दूसरी बात की जा रही है कि रावण को मारा, तो रावण को मारने वाले की बात हो रही है। तो रावण को किसने मारा है, राम ने। तो ये जो राम पद है ना आपका, यही ध्यान दीजिएगा इस वाक्य का क्या कहलाएगा, उद्देश्य। ये जो यहां से यहां तक का था ये कुछ नहीं है, ध्यान देना, ये कर्ता का विस्तार है। ये संबंध बताया जा रहा है अयोध्या के जो राजा है, तो के विभक्ति लगा है, यानी कि यहाँ पर संबंध है। इस राजा का जो संबंध है वो अयोध्या से है। फिर कह रहा है अयोध्या के जो राजा है उसका नाम है दशरथ। इस दशरथ के पुत्र है राम, अर्थात दशरथ के साथ किसका संबंध बताया जा रहा है, राम का। तो ये सारा का सारा जो पद है वो राम को, मतलब राम, या फिर हम उद्देश्य या फिर कर्ता कहेंगे। तो कर्ता से पहले ये जो प्रयोग किया गया है ये केवल संबंध बताने के लिए किया गया है। फाइनली बात तो यहाँ पर राम की ही हुई है जिसके द्वारा क्रिया संपादित की गई है। तो बात हुई किसके बारे में, राम के बारे में। क्या बात हुई राम के बारे में, कि रावण को जो है लंका में मारा। तो ये रावण को जो लंका में मारा है इसी को ध्यान दीजिएगा हम व्याकरणिक तौर पर विधेय कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि उद्देश्य और विधेय समझ गए होंगे। सिंपल सी बात है कि वाक्य के अंतर्गत जो कर्ता है, क्रिया को जो करने वाला है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता के अलावा जो कुछ भी वाक्य में दिया गया है या फिर कर्ता के बारे में जो कुछ भी वाक्य में कहा गया है उसी को क्या कहा जाता है, तो मित्रों उसे कहते हैं हम विधेय। अब इन दोनों से हमें निर्धारित करना है सरल वाक्य, और इन्हीं से निर्धारित होगा हमारा मिश्रित वाक्य या फिर ध्यान देना संयुक्त वाक्य। अब अगर हम सबसे पहले बात करेंगे सरल वाक्य की, सरल वाक्य क्या होता है, तो मित्रों आइए जानते हैं कि सरल वाक्य क्या है। जिस वाक्य के अंतर्गत, ध्यान देना, जिस वाक्य के अंतर्गत एक उद्देश्य हो, जिस वाक्य के अंतर्गत एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसी को हम कहते हैं सरल वाक्य। तो साधारण हो जाएगा यहाँ से समझना। वैसे तो प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि वाक्य के जो है अनिवार्य अंग क्या होते हैं, तो
ऑप्शन में आपको दे के रखेगा कि उद्देश्य या विधेय, इस तरह से ध्यान दीजिए, आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तो जहां भी उद्देश्य और विधेय रखेगा वो हमारा जवाब रहेगा। दूसरी बात है कि सरल वाक्य किसे कहेंगे, तो सरल वाक्य वो है जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, अर्थात एक कर्ता होगा, एक ही उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया होगी, उसी को सरल वाक्य कहा जाएगा रचना के आधार पर। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि हमने उदाहरण लिया कि मोहन फल काट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इसको चेक करना है कि कौन सा वाक्य है ये रचना के आधार पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें उद्देश्य कौन है। सबसे पहली बात है कि बताया किसके बारे में जा रहा है यहाँ पर, तो मोहन के बारे में बताया जा रहा है। और मोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो फल काट रहा है, यानी कि काटना क्या है यहाँ पर, काटना मित्रों यहाँ पर क्रिया है, और ये जो रहा है ये इसकी सहायक क्रिया है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्रियापद के अंतर्गत आएगा। और देखो यहाँ पर जो काम कर रहा है, मतलब काटने की जो क्रिया कर रहा है, या फिर हम कहेंगे कि इस वाक्य का कर्ता कौन है, तो वो मोहन है। इसी मोहन को हम क्या कहेंगे, तो उद्देश्य कहा जाएगा, क्योंकि वाक्य में बात किसके बारे में हुई, तो मोहन के बारे में हुई, तो मोहन कौन हो गया, उद्देश्य। और मोहन के बारे में क्या बात हुई कि फल काट रहा है, तो यहां से यहां तक का जो पूरा आपका उपवाक्य बचा हुआ है, इसी को ध्यान देना आप क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। मित्रों सीधा आप कर्ता के बाद एक लाइन खड़ी कर देना, कर्ता से पहले जो भी आएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता कि सोहन का भाई मोहन फल काट रहा है, तब भी बात किसकी हो रही है, मोहन की। भाई सोहन से तो केवल हम संबंध स्थापित कर रहे हैं ना, तो ये तो संबंध, यहाँ पर संबंध कारक आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कर्ता हो और कर्ता से पहले जो कुछ भी है वो सारा का सारा उद्देश्य कहलाता है, और उसके बाद जो उसके बारे में जो भी कथन कहा जा रहा है वो आपका विधेय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य था और एक ही विधेय, मतलब एक ही उसके द्वारा क्रिया की जा रही है और एक ही यहाँ पर उद्देश्य है, इसी को हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। आइए मित्रों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके संदर्भ में आगे जानते हैं कि अगर स्थिति ऐसी हुई कि चलो ये तो हमने देखा कि उद्देश्य एक ही है, विधेय भी एक ही है, और इन दोनों को जो है, इन दोनों की जो भी स्थिति रहेगी उसी को सरल वाक्य कहा जाएगा। परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि उद्देश्य आपके पास दो आ जाए परंतु विधेय एक ही रहे, तब भी ध्यान देना सरल वाक्य ही होगा। यानी कि जो उद्देश्य अर्थात जो करता है वाक्य के अंतर्गत वो दो दिए जाएंगे, लेकिन क्रिया जो उनके द्वारा की जा रही होगी वो एक ही की जाएगी, तब भी आपका सरल वाक्य ही होगा। जैसे मैं कहूं कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। तो मित्रों यहाँ पर राम और श्याम के द्वारा क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। सबसे पहली बात है कि इस वाक्य में किसके बारे में बात हुई है, तो हम कहेंगे कि राम और श्याम के बारे में हुई है। केवल ना तो राम के बारे में हुई ना अकेले श्याम के बारे में बात हुई, तो दोनों के बारे में हुई है। तो दोनों के बारे में बात हुई तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये ध्यान देना, इस वाक्य के क्या होंगे, उद्देश्य होंगे। और इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या पता चल रहा है, इनके बारे में क्या बताया जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि पढ़ रहे हैं। तो ये जो इनके द्वारा क्रिया की जा रही है, ध्यान देना, ये विधेय कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर कर्ता तो दो है, परंतु इनके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो एक ही क्रिया की जा रही है। तो जब क्रिया एक ही होगी या फिर विधेय एक ही होगा तो ध्यान देना उद्देश्य भी एक ही माना जाएगा। इस बात का आपने ध्यान देना है, चाहे आपके दो से अधिक क्यों ना हो जाए। यहाँ पर अगर मैं मोहन को भी जोड़ दूं, ध्यान देना, मोहन, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, कितने भी ज्यादा आपके कर्ता क्यों ना हो जाए, जब तक उनके द्वारा किया जाने वाला विधेय एक होगा तब तक वो सारे के सारे उद्देश्य भी, ध्यान दीजिएगा, मतलब एक ही माने जाएंगे। तो इस बात को भी आप नोट कर लेना कि जब भी दो या दो से अधिक कर्ता हो परंतु उनके द्वारा की जाने वाली जो क्रिया होगी वो एक ही होगी, तो ऐसी स्थिति में उन सभी कर्ताओं को एक ही उद्देश्य माना जाता है और इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद बात बनकर आती है कि अगर ऐसा हुआ कि कर्ता एक ही हो और क्रियाएं उसके द्वारा जो है बहुत सारी की जाए, जैसे हम रखें कि राम पढ़ लिख व खा रहा है, तो
तो मित्रों यहाँ पर क्या स्थिति है, तो यहाँ देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही वाक्य में, तो राम के बारे में। तो राम तो क्या हो गया, उद्देश्य, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो जो भी कहा जाएगा वो विधेय होगा। राम के बारे में कहा जा रहा है कि वो पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है और खा भी रहा है, यानी कि एक पढ़ना क्रिया की जा रही है राम के द्वारा, पढ़ना क्रिया की जा रही है, दूसरी लिखने की क्रिया की जा रही है, तीसरी खाने की क्रिया की जा रही है। तो तीन क्रियाएं एक साथ की जा रही है, तो क्रिया ही तीन है, परंतु इन क्रियाओं को करने वाला जो उद्देश्य है या करता है वो एक ही है। इसलिए ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो मित्रों आपकी एक ही विधेय के अंतर्गत आएगी और एक ही विधेय होगा। तो यहाँ भी सरल वाक्य है, अर्थात कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो तो सरल वाक्य होगा। और जब दो या दो से अधिक आपके जो विधेय हो और एक ही आपका कर्ता या उद्देश्य हो, तब भी कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा। आइए मित्रों थोड़ा और जान लेते हैं सरल वाक्य के संदर्भ में, फिर आगे बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। देखिएगा जरा यहाँ पर, अगर मान के चलो ऐसा वाक्य आ जाए कि राम, श्याम और मोहन पढ़, लिख व खा रहे हैं। अब स्थिति क्या हो गई कि आपके पास कर्ता भी दो से अधिक है मित्रों, आपके पास जो कर्ता है वो दो से अधिक है, इनके द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं हैं वो भी दो से अधिक है। तो इस स्थिति में हम इसको क्या समझे, इसको सरल वाक्य माना जाए या फिर संयुक्त वाक्य माना जाए। मित्रों हमेशा ध्यान देना कि जब तक आपके जो है दो वाक्य या दो उपवाक्य आपस में नहीं मिलेंगे तब तक वो वाक्य आपका संयुक्त वाक्य ही कहलाएगा। यहाँ पर जो आपने संयोजक पद लगाया है और इसके द्वारा किन्हीं दो उपवाक्यों को नहीं जोड़ा जा रहा है, केवल संबंध बताया जा रहा है, यानी कि ये जो दो आपके क्या थे, संज्ञा पद है, ध्यान देना, दो पदों को इस और के द्वारा जोड़ा जा रहा है, ना कि कोई दो उपवाक्य जोड़े जा रहे हैं। तो ध्यान देना जब तक इनका प्रयोग जो है एक ही वाक्य के रूप में सरल रूप में किया जाएगा तब तक आपके चाहे दो या दो से अधिक उद्देश्य हो, दो या दो से अधिक आपके मतलब क्रियाएं हो, तो इनको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी एक ही उद्देश्य माना जाएगा और इधर ये एक ही विधेय माना जाएगा। भाई संयुक्त या मिश्र वाक्य होने के लिए तो जरूरी है दो उपवाक्यों का होना, यहाँ तो दो उपवाक्य है ही नहीं। भाई दो उपवाक्य का मतलब होता है कि इधर भी एक वाक्य बन रहा होता है, इधर भी एक वाक्य बन रहा होता है, और वाक्य बनने के लिए तो जरूरी होता है कि एक उद्देश्य हो एक विधेय। यहाँ तो केवल उद्देश्य ही उद्देश्य, इस वाले साइड में कोई विधेय नहीं है और इस वाले साइड में जहां विधेय है उस वाले साइड में कोई उद्देश्य नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इस स्थिति में भी क्या होगा, ये भी आपका सरल वाक्य का ही उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूं कि सरल वाक्य आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम जो आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद आने वाला है संयुक्त वाक्य। अब हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों किस पर, तो वो कर रहे हैं संयुक्त वाक्य पर। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संयुक्त वाक्य पर। आई बात समझ में। अब संयुक्त जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि दो या दो से अधिक जो आपके सरल वाक्य होंगे मित्रों, दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब आपस में मिल रहे होंगे तो उसी को हम कहते हैं क्या, संयुक्त वाक्य। यानी कि आपके पास कोई एक सरल वाक्य होगा, दूसरा सरल वाक्य होगा या फिर तीसरा सरल वाक्य होगा, कम से कम दो होंगे, अधिकतम इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो इन्हीं को जब हम कुछ संयोजक पदों के द्वारा या समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा आपस में जोड़ रहे होंगे इन सरल वाक्यों को, तो इन्हीं को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। परंतु ये जरूर याद रखना कि संयुक्त जो वाक्य होगा उसमें प्रत्येक सरल वाक्य होगा, मतलब जो आप दो जोड़ रहे हैं इधर वाला और इधर वाला, ये भी आपका क्या होना चाहिए, सरल वाक्य। ये भी क्या होना चाहिए, सरल वाक्य। और सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें कम से कम आपका एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो। इन दोनों को जैसे ही आपस में जोड़ा जाएगा उसी को क्या कहा जाएगा, संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। बाकी मैं इसकी पहचान भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। तो मित्रों यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक का ये एक अपने आप में पूरा वाक्य, ध्यान देना, सरल वाक्य। राम यहां पर कौन है, उद्देश्य है।
उद्देश्य है। पढ़ने की इसके द्वारा क्रिया की जा रही है तो क्या है, विधेय है। और जहां हमें एक उद्देश्य और एक विधेय प्राप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। इधर आएंगे, श्याम कौन है, श्याम के बारे में बताया जा रहा है, तो श्याम कौन हो गया, तो ये ध्यान दीजिएगा उद्देश्य हो जाएगा, उद्देश्य है। और इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है इसके बारे में कि खेल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये विधेय कहलाएगा। तो यहाँ पर भी एक उद्देश्य मिल गया और एक विधेय मिल गया, तो ध्यान देना इधर सरल वाक्य बन गया क्योंकि एक उद्देश्य एक विधेय है, इधर भी सरल वाक्य बन गया, एक उद्देश्य एक विधेय है। अब जैसे ही इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमारे पास सरल वाक्य थे मित्रों, इनको आपस में हम जोड़ना चाहेंगे तो हमें कोई ना कोई और, तथा, एवं, ठीक है ना, ज्यादा अंतर नहीं रहता, और, तथा, एवं का इनका जो है मतलब एक के जगह दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत कम अंतर रहता है इनके संदर्भ में, वो हम आगे बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही इस और को लाया बीच में, तो इस और ने क्या कर दिया कि जो आपका वाक्य है, ध्यान देना, जो वाक्य आपके सीमित थे, मतलब जिनकी छोटी सी एक सीमा थी, ये यहां तक का जो वाक्य था आपका मित्रों, यहां तक का जो वाक्य था ये केवल यहां तक था, और इधर वाला जो वाक्य था वो यहां तक था। लेकिन जैसे ही बीच में और आया तो ये ध्यान देना अब पूरा का पूरा एक जो है यहाँ पर बड़ा वाक्य बन गया है, पूरा यहाँ पर ध्यान देना एक आपके पास जो है वाक्य बनकर आ गया। इसी को कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। जब दो सरल वाक्य आपस में मिल जाएंगे तो उसी को ध्यान देना क्या कहा जाएगा, संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। जैसे राम पढ़ रहा है तो एक पूरा वाक्य है अपने आप में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पूरा पूर्ण वाक्य होगा और दूसरा आश्रित हो, यानी कि अगर एक को हटा दूं तो दूसरे का कोई अर्थ ही ना बचे। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देता हूं, राम पढ़ रहा है, तो दूसरा वाला अपना पूरा अर्थ दे रहा है, श्याम खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस वाले को हटा दूं, इधर वाले को, कि श्याम जो खेल रहा है, इसको हटा दूं तो इधर वाला देखो राम पढ़ रहा है, तो ये भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है। यही तो संयुक्त वाक्य होते हैं कि यानी कि अगर आपके जो है जो जुड़े हुए जो आपके दो या दो से अधिक वाक्य हैं, सभी वाक्यों को हटा दो, केवल एक ही रखा जाए तो वो भी अर्थ जो है आपका उत्पन्न कर देता है। परंतु इसके विरुद्ध अगर हम बात करेंगे मित्रों, इसके अलावा मैं पहचान भी इनकी बताऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा परिचय मैं सबके बारे में करवा दूं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो मिश्र वाक्य के बारे में अगर बात करते हैं, मिश्र या मिश्रित जो वाक्य होते हैं, तो ध्यान देना इनमें भी दो या दो से अधिक उपवाक्य जुड़ते हैं। परंतु इनमें स्थिति क्या है कि इनमें एक तो होगा प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य, एक होगा प्रधान उपवाक्य। इसके अलावा जितने भी होंगे उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं, कम से कम एक है, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, वो होंगे आपके क्या, वो है आश्रित उपवाक्य मित्रों, आश्रित उपवाक्य। और जैसा कि आपको नाम से ही सिद्ध हो रहा होगा, आश्रित उपवाक्य मतलब जो इस प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित होगा, निर्भर होगा, उसी को क्या कहा जाएगा, आश्रित उपवाक्य। यानी कि अगर प्रधान उपवाक्य को हटा दिया जाएगा तो फिर उस वाले का अपना कोई भी अर्थ नहीं बचेगा। या फिर हम कहेंगे कि जिस उपवाक्य की जो क्रिया है वो मुख्य होगी उसे प्रधान उपवाक्य कहा जाएगा, और जिसकी जो है क्रिया आपकी जो मुख्य नहीं होगी, प्रधान नहीं होगी, उसी को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आइए जरा समझते थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से, आगे इनको और बेहतर तरीके से हम पहचान के आधार पर जानेंगे कि क्या क्या इनकी पहचान रहती है। आइए जरा, जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं यहां पर, और उदाहरण है कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। मित्रों यहां पर देखेंगे जरा, गांधी जी ने कहा, ये तो हो गया यहां पर प्रधान उपवाक्य, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या आया, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। ये आश्रित उपवाक्य है। क्यों आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर पहली बात की जाए तो इसमें केवल विधेय का प्रयोग हुआ है, कोई भी यहाँ पर जो है आपका क्या नहीं है, तो यहाँ ध्यान देना उद्देश्य का जिक्र नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि गांधी जी, ध्यान दो यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है, और गांधी जी के द्वारा क्या किया गया है, कहा गया है, तो ये कहना यहाँ पर जो क्रिया है ये क्या बन जाएगी, विधेय
विधेय बन जाएगी। तो ये जो है, ये वाला जो भाग है ये प्रधान उपवाक्य है, लेकिन ये वाला जो है ध्यान देना, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य पूरा का पूरा इसके ऊपर टिका हुआ है। जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा कि गांधी जी ने कहा, तो इसके बाद इसका भी कोई अर्थ नहीं बचता है, क्योंकि इसका अर्थ तब तक है जब तक हम ये बोल रहे हैं कि गांधी जी ने कहा, तो तुरंत आएगा कि क्या कहा, कि जी सदा सत्य बोलो। लेकिन जैसे ही इसको हटाऊंगा, जब तक मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा बोलने के लिए, तब तक इसका भी प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। यानी कि ये वाला उपवाक्य, ये वाला उपवाक्य पूरा का पूरा आपका इस वाले उपवाक्य के ऊपर निर्भर है। इसी को जो है ध्यान देना मिश्र वाक्य या मिश्रित उपवाक्य मिश्रित वाक्य कहा जाता है, जिसमें कम से कम एक आपका प्रधान उपवाक्य हो और बाकी के जो होंगे वो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपके क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। और यहाँ पर जो आपने देखा है, ये जो इसका जो हमने योग किया है, वो योग किसके माध्यम से हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा की के माध्यम से हुआ है। की ने क्या किया है, इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया है। आई मित्रों बात समझ में? तो पहली बात हमने जाना कि सरल वाक्य क्या है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, वो सरल वाक्य है। जहां पर दो सरल वाक्य आपस में मिलेंगे, सरल वाक्य का मतलब है कि दोनों प्रधान वाक्य होंगे, और दोनों प्रधान जो उपवाक्य आपस में जुड़ रहे होंगे, तो वहीं पर संयुक्त वाक्य बनेगा। जब एक प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी के आश्रित उपवाक्य होंगे, तो वो फिर आपका क्या कहलाएगा, वो मिश्र या मिश्रित उपवाक्य कहलाएगा। इसके बाद अगर हम पहचान की बात करेंगे कि संयुक्त वाक्य और जो आपका मिश्रित वाक्य होते हैं, इनकी पहचान कैसी की जाए, तो हमेशा ध्यान देना कि जो संयुक्त वाक्य होंगे आपके, इन संयुक्त वाक्यों के बीच में, यानी कि जब एक वाक्य और दूसरा वाक्य है या फिर तीन तीन वाक्य है, तो इनको जो जोड़ने वाली जो कड़ियां होंगी या समुच्चय बोधक जो अव्यय होंगे, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान देना, और होगा, तथा होगा, एवं होगा, और तथा एवं। इसके अलावा अगर बात की जाए, किंतु, परंतु, नहीं तो, फिर भी, इसलिए, तो, पर आदि। जहां भी दो उपवाक्यों के बीच में आपको यह समुच्चय बोधक है, या इसके अलावा अगर हम देखेंगे या, अथवा, ये सारे के सारे जहां भी आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो समझ लेना कि संयुक्त वाक्य है। यानी कि और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, या फिर यहीं पर ध्यान दीजिएगा लेकिन भी आ जाएगा, किंतु, परंतु, लेकिन, नहीं तो, फिर भी, इसलिए, तो, पर, या, अथवा। जब भी दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम ये संयोजक पद कर रहे होंगे, तो समझ लेना वो आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है। और जब बात करते हैं हम मिश्र वाक्य की, मिश्र वाक्य किसमें होगा, तो मिश्र वाक्य में जब बात करेंगे, तो मिश्र वाक्य जो जुड़ रहा होगा आपका, वो किसके माध्यम से, या तो दोनों उपवाक्यों के बीच में होगा कि, या होगा ध्यान देना जो, या फिर ध्यान दीजिएगा सो, या फिर होगा जिसका, और जिसका के साथ आएगा फिर क्या, उसका, जैसा, फिर आएगा वैसा, जैसे जिधर, साथ में आएगा उधर, यद्यपि, तथापि। ठीक है ना, अगर, या फिर अगर होगा, या फिर ध्यान दीजिएगा यदि होगा, और सामने तो, अगर, ठीक है ना, अगर और यदि के साथ तो लगेगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यदि आपने ऐसा किया तो वैसा होगा। तो ये सारे के सारे जब भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी ध्यान देना, जैसे क्योंकि है, तो क्योंकि भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये जब भी इधर वाले ये अंति की, जो, सो, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जिधर, उधर, यहाँ, वहां, ठीक है ना, जहां, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो जब इनके माध्यम से किसी वाक्य की जो है, ध्यान दीजिएगा, वाक्य को जोड़ा जा रहा होगा, दो उपवाक्यों को इनके माध्यम से योग किया जा रहा होगा, तो ये आपका क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। और मित्रों, इनमें मैं सबसे ज्यादा अगर प्रयोग की बात करूं, तो ये जो की होता है, मतलब कॉम
में आपकी लघु ई लगेगी, ध्यान देना, क्योंकि की के दो अर्थ होते हैं कि अगर तो इसमें छोटी ई लगी हुई है तो इसे ध्यान दीजिएगा हम क्या कहते हैं, ये संबंध मतलब आपका जो समुच्चय बोधक अव्यय बन जाता है, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। परंतु जब इसमें बड़ी ई लगती है तो ये संबंध बोधक बन जाता है, ध्यान देना। जैसे राम की बहन, यानी कि जो संबंध वाचक आपका जो कारक होता है उसमें जो है मूलतः आपका का विभक्ति होती है, तो इसी का जब हम स्त्रीलिंग में में प्रयोग करते हैं तो ध्यान देना इस की का प्रयोग होता है। तो ये तो संबंध बताने के लिए होता है और ये ध्यान देना वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो इन दोनों में भी अंतर रखना है। तो कौ में जब आपकी लघु ई लगेगी तो ध्यान देना मुख्यतः ये आपको जो है देखने को मिलेगा जब भी इसके वाक्य दिए जाएंगे। आइए मित्रों, अब हम आगे जो है स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या दिया गया है इसके संदर्भ में, जिस पर हमने अभी तक चर्चा की थी, और उदाहरण भी समझते हैं। अब यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखने को मिलेंगे। वह शब्द समूह जिसे पूरी बात समझ में आए वाक्य कहलाता है, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, भाव निकले, पूरी बात समझ में आ जाए, वाक्य कहेंगे। दूसरे शब्दों में विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले क्रिया से युक्त पद समूह को क्या कहा जाएगा, वाक्य कहा जाएगा। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसमें अनिवार्य रूप से क्रिया हो, क्योंकि ध्यान देना कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं हो सकता है। क्रिया वाक्य का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। शब्दों के सार्थक या व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे जो है क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। तो ये आपको परिभाषाएं दी गई है ऊपर। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि दीपक खेल रहा है, तो ध्यान देना ये पूरा वाक्य है आपके पास, और दीपक यहाँ पर कौन है, खेलने की क्रिया कर रहा है, तो ये आपका उद्देश्य हो जाएगा, और खेल रहा है ये आपका विधेय हो जाएगा। मंजू नाच रही है, नाचने की क्रिया मंजू के द्वारा की जा रही है, तो यहाँ पर जो है आपका वाक्यों का एक समूह बनाया गया है और इस समूह से पूरा एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसे वाक्य कहा जाएगा, क्योंकि ये शब्दों का पूरा समूह बना है। वाक्य के भेद मैंने आपको बताया कि वाक्य के जो महत्वपूर्ण जो भाग होते हैं, अंग होते हैं, वो क्या होते हैं। एक तो उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब है कर्ता जो होता है वाक्य के अंतर्गत, वही आपका उद्देश्य कहलाता है, यानी कि जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया उसी को उद्देश्य कहा जाता है। जैसे देखो, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, और वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता होता है, क्रिया को जो करने वाला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सामान्यतः उद्देश्य कहते हैं। जैसे देखो, पूनम किताब पढ़ रही है और सचिन दौड़ रहा है, तो देखो इस वाक्य में या इन वाक्यों में पूनम और सचिन के विषय में बताया गया है, इसलिए ये दोनों क्या है, उद्देश्य है। यानी कि इस वाक्य का उद्देश्य पूनम है, इस वाक्य का उद्देश्य सचिन है, क्योंकि पूनम के बारे में बताया। कौन पढ़ रही है किताब, तो पूनम पढ़ रही है, और कौन दौड़ रहा है, तो यहाँ सचिन दौड़ रहा है। तो जिनके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के अंतर्गत ही कर्ता और कर्ता विस्तार आता है। जैसे मैंने कहा कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। किसकी बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, और व्यक्ति से पहले क्या कहा गया है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति, तो ये व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा ये पूरा का पूरा क्या आएगा, आपका ये उद्देश्य भी आपका जो उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। इस वाक्य में कर्ता क्या है, व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति आपका क्या होगा, उद्देश्य होगा, और इस कर्ता का जो विस्तार है परिश्रम करने वाला, तो ये परिश्रम जो करने वाला है ये इसका विस्तार माना जाएगा, और इस पूरे को हम मतलब आपका जो कर्ता है और कर्ता का विस्तार है, इन सभी को किसके अंतर्गत रखेंगे, तो उद्देश्य के अंतर्गत रखा जाएगा। इन पर हम बात कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास विधेय आता है। मैंने कहा कि कर्ता के बारे में जो भी कुछ बताया जाएगा या उद्देश्य के बारे में जो कुछ वाक्य के अंतर्गत कहा जा रहा है कि कर्ता या उद्देश्य क्या कर रहा है, तो वो सारा का सारा कथन आपका क्या होगा, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा उसे विधेय कहा जाता है। अर्थात वाक्य में कर्ता के अलावा जो कुछ भी प्रयोग किया जा रहा है, जो कुछ भी प्रयोग किया जा रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। तो ध्यान देना इस बात का, वो क्या कहलाएगा, आपका जो है विधेय कहलाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो विधेय क्या कहलाएगा, जो कर्ता के अलावा जो कुछ भी है। कर्ता के अलावा जो कुछ का मतलब ये है, ध्यान देना, कर्ता के जो राइट साइड में, आप सीधा ये समझ लो, क्योंकि कर्ता के लेफ्ट साइड में जो होगा वो कर्ता का या तो विशेषण होगा या कर्ता का कोई और विस्तार बताया जा रहा होगा, संबंध वगैरह बताया जा रहा होगा। कर्ता से पहले जो भी आएगा वो उद्देश्य ही कहलाएगा। कर्ता के तुरंत बाद जो भी आ रहा है वो आपका विधेय कहलाएगा। आइए जरा इस यहाँ पर देखो, जैसे दिया है कि पूर्णांक किताब पढ़ रही है, तो इस वाक्य में जो है किताब पढ़ रही है ये एक विधेय है, क्योंकि पूनम उद्देश्य विषय के बारे में बताया गया, पूनम के बारे में बताया गया कि पूनम क्या कर रही है, और जो भी उद्देश्य के बारे में बताया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में कुछ भी शेष जो रह जाता है उसी को विधेय कहा जाता है। वाक्य के अंतर्गत अगर कर्ता को आप हटाओगे तो कर्ता के बाद क्या आएगा, कर्म आएगा और क्रिया आएगा। कर्म की विशेषता होगी या फिर क्रिया की विशेषता होगी, वो सारा का सारा आपका विधेय के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार भी आ जाता है, अर्थात विधेय का जो विस्तार होगा, क्रिया का विस्तार हो, कर्म का
विस्तार हो, वो सारा का सारा इसी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई है। तो मित्रों यहाँ पर उद्देश्य कौन है, तो कर्ता कौन है भाई, दौड़ने का काम कौन कर रही है, लड़की कर रही है। तो यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, लंबे लंबे बालों वाली लड़की। तो ये लड़की कौन हो गई, उद्देश्य होगी। और ये जो जितना भी इसके बारे में बताया गया, इसका जो विस्तार बताया गया, इसकी जो विशेषता बताई गई कि लंबे लंबे बालों वाली लड़की, तो ये भी ध्यान देना उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। ये लड़की और लड़की के बारे में जो कुछ बताया गया है वो सारा का सारा उद्देश्य के अंतर्गत है। इसके बाद क्या है बता रहा है, तो ध्यान दीजिएगा वो क्या बता रहा है, दौड़ना यहाँ पर क्रिया है, तो ये विधेय है। और इसके अलावा जो भी कुछ बताया जा रहा है, अभी अभी एक बच्चे के साथ, तो ये जो अभी अभी एक बच्चे के साथ है वो दौड़ना क्रिया का जो है ध्यान देना विस्तार बताया जा रहा है। तो इस सारी की सारी जो चीजें होगी वो आपकी किसके अंतर्गत आएगी, विधेय के अंतर्गत। जैसे देखो इस वाक्य में विधेय क्या है, गई, दौड़ते हुए गई, या दौड़ना या फिर गई, ये ध्यान देना आपका यहाँ पर दौड़ना मूल क्रिया है, बाकी जो है गई वगैरह है या इसकी सहायक क्रिया है। अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए गई, दौड़ते हुए उधर, यानी कि ये वाला जो पद है ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर वाक्य का मतलब कि विधेय का विस्तार है। तो जैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि कर्ता के बाद जो भी कुछ आ रहा है तो वो आपका पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, वो विधेय कहलाएगा। यानी कि इस लड़की से पहले तक का जो है वो उद्देश्य है, और लड़की के बाद वाला जो भी है वो आपका क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। आइए आगे बात करते हैं। हमने देखा कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं, तीसरा मैंने क्रिया के आधार पर बोला है जो कि जिसे हम मुख्यतः वाच्य के नाम से जानते हैं, तो इसको भी हम कवर करेंगे। फिलहाल देखेंगे कि रचना के आधार पर जो आपके वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और कौन सा, मिश्र वाक्य। आइए इन पर क्या क्या हमने सीखा है अभी तक। सरल वाक्य, तो सिंपल सी बात है कि वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य है और एक ही क्या होता है, विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही उसके द्वारा संपादित क्रिया, यानी कि उसके द्वारा की जा रही क्रिया होती है, तो उसी को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बालक फल खा रहा है, तो बालक के बारे में बताया जा रहा है, तो वो उद्देश्य, और बालक के बारे में क्या बताया गया कि फल खा रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। इस प्रकार ये सरल वाक्य है। जैसे जतीन कुश्ती लड़ रहा है, तो जतीन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा जतीन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कुछ कर रहा है, तो जतीन यहाँ पर कौन हो गया, कर्ता हो गया, और कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। और जतीन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि कुश्ती लड़ रहा है, तो इसका जो कुश्ती लड़ना है ये आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। सुमन की छोटी बहन सीमा, अब यहाँ पर कर्ता विस्तार दिया गया है मित्रों। सुमन की छोटी बहन सीमा बहुत सुंदर गाना गा रही है। कौन गा रही है गाना, सीमा गा रही है। तो सीमा कौन है, कर्ता, और ये इधर क्या है, ये कर्ता का संबंध बताया गया। तो यहां से यहां तक का ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। और क्या गा रही है, बहुत सुंदर गाना। तो ध्यान देना गाना, तो यहाँ पर क्या है, गाने की जो क्रिया कर रही है वो ध्यान दीजिएगा विधेय है। और ये जो इसके बाद बताया जा रहा है कि कैसा गाना, तो ये जो गा, ध्यान देना यहाँ पर गा धातु का प्रयोग हुआ है, ये तो आपकी क्रिया है। और ये वाला जो गाना है, क्या गा रही, गाना ये कर्म है। तो कर्म की ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि कैसा कर्म गाया जा रहा है, तो बहुत सुंदर कर्म गाया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा, विधेय के अंतर्गत। तो ये कर्ता से पहले जो भी होगा उद्देश्य, कर्ता के बाद जो भी होगा वो विधेय कहलाता है। आइए अब थोड़ा सा और इस पर जो है चर्चा कर लेते हैं। विशेष बात क्या है इसमें, यदि वाक्य में 2 कर्ता यानी कि 2 उद्देश्य दिए गए हो परंतु उनके द्वारा की जाने वाली क्रिया एक ही हो, तब भी आपका क्या होगा, सरल वाक्य होगा। जिस पर मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि जैसे देखो यहाँ पर करीना और कैटरीना अभिनय कर रही है, अभिनय मतलब एक्टिंग कर रही है, तो ध्यान दो इनके द्वारा क्रिया केवल एक ही की जा रही है, अभिनय, केवल एक ही विधेय है। भले ही कर्ता 2 थे परंतु उनके द्वारा क्रिया एक ही की जा रही है, एक जैसी क्रिया की जा रही है। तो ये जो आपके 2 कर्ता दिख रहे हैं आपको, इनको भी ध्यान दीजिएगा एक ही उद्देश्य माना जाएगा। ये पूरे के पूरे दोनों एक ही उद्देश्य में आएंगे क्योंकि उनके द्वारा क्रिया एक ही की जा रही है। दीपा तथा रीमा बहुत स्वादिष्ट भोजन बना रही है, तो भले ही कर्ता यहाँ पर 2 है, कर्ता 2 है, उद्देश्य 2 है, परंतु इनके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो भोजन बनाने की जा रही है, एक ही क्रिया की जा रही है। इसलिए ध्यान दीजिएगा ये उद्देश्य आपका एक ही कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर विधेय एक ही है, तो ये सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। इसके बाद जो बताया गया है वो ध्यान दीजिएगा। फिर अगला पॉइंट कहा गया कि यदि वाक्य में एक ही उद्देश्य हो लेकिन उसके द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हो वो बहुत सारी हो, तब भी आपका क्या होगा, सरल वाक्य होगा। जैसे राजू, केवल एक ही कर्ता दिया गया, राजू खाकर सो गया, खाना भी क्रिया कर रहा है, सोने की भी क्रिया कर रहा है, 2 क्रियाएं दी गई लेकिन उद्देश्य एक ही है, तो एक ही विधेय माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही उद्देश्य दिया गया। दीपक लिख पढ़ व खा रहा है, दीपक एक ही करता है, यहाँ पर लिखना पढ़ना और खाना उसी के द्वारा किया जा रहा है,
तो जब उद्देश्य एक ही है तो ध्यान दीजिएगा विधेय भी यहाँ पर एक ही माना जाएगा, क्योंकि एक ही उद्देश्य के द्वारा किया जा रहा है। यदि एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय एक ही वाक्य में प्रयुक्त हो, अर्थात अलग अलग उपवाक्यों में ना मिले हो, तो ध्यान दीजिएगा उनको भी सरल वाक्य माना जाता है। दो या दो से अधिक आपके कर्ता हो, दो या दो से अधिक आपकी जो है क्रियाएं हो, परंतु एक ही वाक्य में उनका प्रयोग किया जाए, दो अलग अलग वाक्य या उपवाक्य ना जोड़े जाएं, तो वहां पर भी क्या होगा, सरल वाक्य ही होगा। जैसे यहाँ पर राजू एक करता है, दीनू एक करता है, मीनू भी करता है, पढ़ने की क्रिया हुई, लड़ने की क्रिया हुई, तो ध्यान दीजिएगा इस स्थिति में भी इनको हम एक ही उद्देश्य मानेंगे, क्योंकि ये जो और आया है ये अगर तो दो उपवाक्यों के बीच में आता है तो हम इसको समुच्चय बोधक अव्यय मानते हैं, परंतु जब ये दो पदों के बीच में या दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच में आता है तो फिर ये संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। ध्यान देना, ये केवल इन दो पदों के बीच में संबंध बता रहा है, ना कि ये दो पदों को दो जो है उपवाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। इसके बाद मित्रों हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। सरल वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया है। अब संयुक्त वाक्य पर हमने बात की थी कि जब दो सरल वाक्य आपस में मिलेंगे, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले परंतु सभी वाक्य आपके प्रधान हो, प्रधान का तात्पर्य है सरल उपवाक्य से, यानी कि जो सरल होगा जिसमें एक उद्देश्य और एक जो है विधेय, यानी कि जिसका पूरा अर्थ निकल रहा होगा, दूसरे किसी उपवाक्य के ऊपर निर्भर ना हो, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण या सरल वाक्य आपस में मिल रहे होंगे उसी को क्या कहा जाएगा, आपका जो है ध्यान देना संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। पहचान की बात की जाए तो जिन वाक्यों के में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों के बीच में योजक चिन्ह का क्या प्रयोग होगा, और, एवं, तथा, या, अथवा, यहां पर लेकिन भी आ जाएगा, लेकिन, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये लिखा यहाँ पर, यानी कि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये रहने वाले हैं, आपको ये ध्यान देने हैं बस। ये जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ना, अविकारी शब्द या अव्यय जो भी दिए गए हैं, इन्हीं को आपने ध्यान देना है कि जिस भी वाक्य के मध्य में इनमें से कोई आपको देखने को मिलेगा और ज्यादा संख्या नहीं है, 8-10 इनकी संख्या इधर है, 8-10 संख्या उधर है, तो इनको सीधा ध्यान रखो आपके, जिनके मध्य में भी आए होंगे उन्हीं को जो है क्या कहा जाएगा, संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि वह सुबह गया, शाम को लौट आया, तो ध्यान देना वह सुबह गया पूरा वाक्य अपने आप में, शाम को लौट आया ये भी पूरा वाक्य, बीच में और लगा दिया, दोनों को मिलाकर एक बड़ा सा वाक्य बना दिया। जैसे देखो, उसने बहुत परिश्रम किया, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, तो ध्यान दीजिएगा इस किंतु के माध्यम से इन दोनों वाक्यों को हमने आपस में जोड़ दिया। राधा रोटी बना रही है और बच्चे खाते जा रहे हैं, तो ध्यान दो, राधा रोटी बना रही है एक वाक्य है, बच्चे खाते जा रही है भी एक वाक्य है, और के माध्यम से दोनों को जोड़ दिया है। मीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई, तो ध्यान देना मीना बहुत बीमार थी एक वाक्य है, सरल वाक्य है, स्कूल नहीं आई तो ये भी सरल वाक्य है, और अतः के माध्यम से इन दोनों को जोड़ा गया। मैं आया, मैं आया, मैं करता, आना क्रिया यानी कि उद्देश्य भी है विधेय भी है, वह गया, वह करता, और गया मतलब जाना यहाँ पर विधेय हो गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, सरल वाक्य है। तो मैं आया और वह गया, तो ये भी आपका जो ध्यान देना संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। वह सुबह गया तथा शाम को लौट आया, तो ध्यान देना वह सुबह गया सरल वाक्य है और शाम को लौट आया ये भी सरल वाक्य है, तथा के माध्यम से दोनों जुड़े एक पूरा वाक्य बन गया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ पाया या ट्रेन नहीं पकड़ सका। तो ध्यान दो इनके मध्य में आप लोगों को और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, पर, अतः, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह के जो है ध्यान दीजिएगा बीच में योजक शब्द आपको देखने को मिल रहे होंगे, यही है आपका संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य की बात करेंगे, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो, शेष सब आश्रित हो, यानी कि जैसे ही प्रधान वाक्य को हटाएंगे तो बाकी का कोई अर्थ नहीं बचेगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, आपका जो है ध्यान देना मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। या फिर सीधा आप इनकी जो पहचान है वो याद रखेंगे मित्रों, तो इसके जो पहचान है वो ये है कि इन वाक्यों के मध्य में क्या क्या होगा। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जहां भी दो उपवाक्यों के बीच में आएंगे समझ लेना वो मिश्रित उपवाक्य, मतलब जौ से जो शुरू हो रहे हैं अधिकांश देखो, जो,
इधर देखो, जितना फिर इसी के साथ उतना है, जैसा फिर उसी के साथ वैसा है, जब तो फिर तब है, जहां फिर वहां है, फिर जिधर इधर उधर उधर है। यानी कि जौ से शुरू होने वाले जो होंगे और साथ में इनके साथ जो संबंधवाचक, जो ध्यान दीजिएगा, इनके साथ जो अव्यय जुड़ेंगे, तो इनके योग से जो भी वाक्य जुड़ेंगे तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यहां पर अगर देखा जाए, मैं जानता हूं कि, अब क्या जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं, तो इस की के माध्यम से ये जुड़ रहा है, तो ध्यान देना ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य है। फिर देखो अगला, जो लड़का कमरे में बैठा है वह, जो और वह, देखो जो और वह, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो जहां पर भी जो, वह, ठीक है ना, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग होगा, यहां वहां जहां, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे मित्रों, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, मिश्र वाक्य के अंतर्गत। यदि परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यदि का प्रयोग हुआ है, यदि, ध्यान देना, यदि, यद्यपि, अगर, जहां भी लगेगा वो आपका मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आता है। बस इतना सा ध्यान देना है। प्रधान उपवाक्य क्या होता है, जिसे हम मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान दो, प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय की से होता है, यानी कि जिस उपवाक्य के शुरू में की हो, जो हो, जिसे हो, जिसका हो, ठीक है ना, इस तरह के, या जैसा हो, ये जिनके प्रारंभ में लगा होता है वही आपका आश्रित उपवाक्य होता है मित्रों, ठीक है ना। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो इसमें गांधी जी ने कहा ये तो प्रधान उपवाक्य है, लेकिन जिसके शुरू में की लग रहा है, यानी कि जो की से शुरू हो रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे यह वही व्यक्ति है जिसकी कल पिटाई हुई थी, तो जिसकी से जो शुरू हो रहा है, जिसकी, जैसे, ठीक है ना, या फिर जिस, जो, की, या फिर क्यों की, इनसे जो शुरू होने वाले होंगे वही आपके क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। और इसके बाद अगर बात करेंगे मित्रों, तो अब आता है हमारा वाक्य के जो है अर्थ के आधार पर। अगर हम भेद की बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, और इनमें कोई भी दिक्कत नहीं। ध्यान देना, जैसे ही आप वाक्य का जो है, मतलब वाक्य का नाम पढ़ोगे तो उसी से पता चल जाएगा कि किस प्रकार का ये वाक्य। देखो जैसे यहाँ पर सरल वाक्य तो नहीं आएगा, यहाँ पर विधानवाचक होगा, ध्यान देना। एक विधानवाचक है, इच्छावाचक है, विस्मयादिबोधक है, संकेतवाचक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक छूट गया है जो 8वें नंबर का होगा मित्रों। यहाँ पर वो कौन छूटा है, वो है संदेहवाचक, ठीक है ना। संदेहवाचक यहाँ पर क्या होगा, 8वें नंबर का होगा। नंबर मतलब इनके कोई फिक्स नहीं, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले है विधानवाचक, जिसे आप रचना के आधार पर सरल वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, वही ध्यान देना यहाँ पर विधानवाचक है। यानी कि ऐसा वाक्य जिससे केवल आपको किसी क्रिया के होने का ज्ञान प्राप्त हो, ना तो कोई नकारात्मक भाव हो, ना कोई संदेह हो, ना कोई संकेत हो, केवल आपको बस ये पता चल रहा कि क्रिया हो रही है, क्रिया की जा रही है, वही कहलाए। जैसे राम ने बाली को मारा, बस केवल इतना पता चला है कि क्रिया की गई है, ना नकारात्मक भाव है, ना कोई संदेह है, ना कोई ध्यान देना संकेत है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। केवल पता चले कि सामान्य रूप से, मतलब जहां पर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, राधा खाना बना रही है तो सामान्य यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया। दूसरा आता निषेधात्मक, नाम से पता चल रहा नकारात्मकता का जहां भाव होगा, जहां पर नहीं, मत, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे मैं आज घर नहीं जाऊंगा, जैसे आज वर्षा नहीं हुई, तो जहां पर भी निषेधता का भाव हो, नकारात्मकता का भाव हो, वो आपके निषेधात्मक वाक्य। फिर प्रश्नवाचक है, कौन नहीं जानता, जहां पर ध्यान दीजिएगा प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वाक्य का, वही आपका प्रश्नवाचक है। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, पूछा जा रहा है तुम कहां रहते हो, तो यही प्रश्नवाचक हो जाएगा। फिर आज्ञावाचक है, जहां भी कोई एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने की आज्ञा दी जाएगी। जैसे यहाँ पर जो है ध्यान देना, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा, ये तो ध्यान दीजिएगा आपका जो है आएगा संकेतवाचक में, ये इसका नहीं है, ये संकेतवाचक का। जैसे देखो बड़ों का सम्मान करो, आज्ञा दी जा रही है कि बड़ों का सम्मान करो, बच्चों से प्यार करो, छोटों से प्यार करो, तो यहाँ पर आपको आज्ञा दी जा रही है काम करने की। तुम बाजार जाओ, तो ये आज्ञा दी जा रही है, ध्यान देना। इसके बाद आता है संकेतवाचक, जब यहाँ पर जो है क्रिया का, एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर होता है, वो संकेतवाचक है। जैसे यहाँ पर था कि परिश्रम करोगे तो
सफल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि सफल होने के लिए संकेत पहले ही दे दिया कि परिश्रम करना पड़ेगा। अगर परिश्रम नहीं करोगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाओगे। जैसे पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, यानी कि अच्छा होने के लिए जरूरी है कि पिताजी पहले आ जाते। या फिर अगर वर्षा होगी तो फसल होगी, तो पहले ही संकेत दिया जा रहा है कि फसल तभी अच्छी हो पाएगी अगर जो है, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, वर्षा होगी। तो जहां पर भी क्रिया, एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करेगा, वो आपका संकेतवाचक है। विस्मयादि बोधक, ध्यान दीजिएगा, विस्मय का तात्पर्य आश्चर्य यानी कि अचरज से होता है, और आदि मतलब इसके अलावा भी हर्ष का जहां भाव हो, घृणा का जहां भाव हो, वही आपका क्या कहलाता है, वो विस्मयादि कहलाता है। जैसे वाह तुम आ गए या हाय मैं लुट गया। तो इस तरह के जो शब्द है, जहां पर भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, तो सामान्यतः आप पहचान लेते कि विस्मय की बात, मतलब शोक की बात हो, घृणा की बात हो, या फिर ध्यान देना खुशी की बात हो, या फिर आश्चर्यता की बात हो, सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। अंतिम इसका जो आएगा वो ध्यान दीजिएगा कि इच्छावाचक आता है। आशीष ने यहाँ पर जो आशीष, या फिर ध्यान दीजिएगा शुभकामना, आशीष का मतलब आशीर्वाद से है, शुभकामनाएं जहां भी दी जाएगी वो इच्छा, जहां पर इच्छा व्यक्त की जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो तो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे तो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो ये इच्छावाचक कहलाएंगे। और अंतिम आपका संदेहवाचक, जहां पर क्रिया के होने ना होने पर जो है संदेह बना रहे, जैसे आज वर्षा हो सकती है परंतु पक्का नहीं है, संदेह है केवल यहाँ पर, ठीक है ना, मन में संशय बना हुआ, शायद मैं कल देहरादून जाऊं, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी शायद लगा हुआ, कंफर्म नहीं है, संदेह बना हुआ है, और संभव है कि वह माने जाए, तो संभावना है केवल, लेकिन निश्चितता नहीं है। इस प्रकार से मित्रों हमारे जो वाक्य वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगला जो हमारा जो टॉपिक आएगा वो ध्यान देना, जो क्रिया के आधार पर मैंने बात की थी वाक्य की, वाच्य पढ़ेंगे हम, और वाच्य जानेंगे वाच्य क्या होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण होता है वाच्य के जो है प्रयोग होते हैं। ध्यान देना 3 प्रयोग हम वहां पर वाच्य के देखेंगे, किस प्रकार से वाच्य का, एक वाच्य का दूसरे वाच्य में प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप बने रहिए संगम दक्ष के साथ और इसका फायदा उठाते रहिएगा जो आप लोगों को घर बैठे मिल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े इस संगम दक्ष परिवार से। धन्यवाद।